हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश गुप्ता उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैटनरी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, और कैटनरी में हमने बताया था कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी बताना था, और हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी बता चुका हूं। एस इक्वल क्या हुआ था, सी tan साई। हमने इसको डेरिवेशन कराया, और पहली वीडियो में हमने उसका डेफिनेशन बताया था, और दूसरी वीडियो में हमने एस इक्वल सी tan साई का डेरिवेशन किया था। ठीक है ना। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, और वो क्या होता था, y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ठीक है ना। तो चलते हैं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई थी, तो एक्चुअली दादी जी एक्सपायर कर गई थी, तो 15-20 दिन इसी में लग गया। चलिए कोई बात नहीं, आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगी। बीएससी सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, और फर्स्ट ईयर का तो भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी स्टार्ट बहुत जल्दी होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है ना। बीएससी सेकेंड ईयर मैकेनिक्स पेपर है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं स्ट्रिंग और चेन। ठीक है। चलिए देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी को जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेना जरूरी है। अगर आप उसको जान लेंगे तो उसको हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको लिख लीजिए। आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए, जिससे कि लिखते चलिए साथ में। ठीक है ना। जैसे देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए कोई कर्व है, सपोज दैट कर्व में यहाँ कोई पॉइंट ले लिए। ये कर्व है ds है, इसे क्या कहते हैं dx, इसे क्या कहते हैं dy। अगर हम इसको देखिए, बहुत ही स्मॉल आर्क लिया है, यहाँ से क्या है, इतना स्मॉल लिया गया है कि ये जो आपको कर्व दिख रहा है, कर्व ना दिख करके आपको सीधी सीधी लाइन दिखे। मैंने क्या कहा, कर्व इतना स्मॉल है, देखिए जहाँ पर डी लग जाता है वो समझ लीजिए स्मॉल है ही है। ठीक है ना। तो ये जो कर्व है, ये कर्व आपको क्या होना चाहिए, इतना छोटा सा लिया गया है कि ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। लेकिन हम इसको जूम करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे हम बना दे रहे हैं, कुल मिला करके ये लाइन दिख रही है, जबकि ऐसा नहीं दिखेगा कभी भी, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। इसको हम dx कहेंगे, इसे क्या कहेंगे dy, और इसे क्या कहेंगे ds। आर्क लेंथ ds है, यहाँ dx dy। तो जो मैं बता रहा हूँ पहले इसको याद कर लीजिए। देखिए ds बाई डी डी टी इक्वल, या ऐसे चलिए ठीक है, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। एक ये चीज़ याद कर लीजिए, इसको भी यूज करना है हमें। ठीक है ना। और स्क्वायर यहाँ पर भी लगा देते हैं। दूसरा ds बाई डी एक्स, ds बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये चीज़ याद करना है आपको। थर्ड आपको ये याद करना है ds बाई dy 1 प्लस डी एक्स अपान डी वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, पहली बात ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कैसे हम याद करेंगे, कैसे हम जानें। तो यहाँ से देखिए, बहुत ही इजी तरीके से हम बता दे रहे हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्लास में आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ हम आपको क्लास में ही रटवा दिया करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको अगर दिख रहा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ds का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, dy का होल स्क्वायर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और dx का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से dy का होल स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ds स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से ये चीज़ याद करना हो तो बाई डी टी लगा दीजिए, का होल स्क्वायर कर दीजिए, बाई डी टी कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, बाई डी टी कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तो याद हो गया।
अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर ds, यहाँ से dx से आप डिवाइड कर दीजिए। dx का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ds बाई ds का होल स्क्वायर, dy बाई ds इससे डिवाइड कर दीजिए। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ds बाई dx का होल स्क्वायर क्या आएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ds बाई ds क्या आएगा, √1 प्लस dy बाई ds का होल स्क्वायर। ये याद हो गया, सबको पता है ये सब चीज़ें, हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। एक ये हो गया। ये कैसे आया, आपकी बात dy स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जब dy स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। आई होप ये तीनों समझ गए होंगे, आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाएं इसमें, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं, तो tan साई इक्वल क्या होता है, dy बाई dx। ये आपको पता होगा, स्लोप आप लोग जानते हैं, dy बाई dx को क्या कहते हैं, tan साई कहते हैं। ये चीज़ तो याद होगा आप लोग को, है ना। तो dy बाई dx अगर tan साई है तो यहाँ से dy बाई dx रखेंगे। जब dy बाई dx tan साई है तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर साई। अब 1 प्लस tan स्क्वायर साई क्या आएगा, सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, सेक साई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। एक और, यहाँ से dy बाई dx अगर tan साई है तो dx बाई dy क्या आएगा, कॉट साई हो जाएगा। और यहाँ से कॉट साई रखेंगे क्या होगा, कॉट स्क्वायर साई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई कॉसेक स्क्वायर साई, अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक साई। ये चीज़, ये तीनों नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको नोट कर लें, हमको इसको यूज करना है इसलिए हमने इसको बता दिया। नोट करिए, फिर शुरू करते हैं। हो गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी को फाइंड करने के लिए आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन का यूज करना है, तो वो भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। वी नो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है बताइए, S इक्वल क्या होता है, C tan साई। S इक्वल क्या होता है, C tan साई। ये सब पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, tan साई को आप क्या बोलते हैं, dy बाई dx। क्या बोलेंगे, dy बाई dx। क्या बोलेंगे, dy बाई dx। तो देखिए ये सब पता चुका हूँ, tan साई को क्या कहते हैं, dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि dy बाई dx क्यों किया, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन है ना, जब तक x और y में कुछ रिलेशन नहीं बनेगा तब तक हम कार्टेशियन इक्वेशन में पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ज़बरदस्ती किस में कन्वर्ट करना पड़ा, x और y में। क्यों, क्योंकि हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y इज नोन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। वी है क्या होगा बताइए, ds बाई dx इक्वल c d2y बाई dx2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। अभी हमने जो नोट करके बताया था, याद करो, जो नोट करके बताया था ds बाई dx को, इसके जस्ट पहले तो हमने क्या लिखवाया था, 1 प्लस, यहाँ लिख देते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लिए है ना इसको। हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया से बना के लिखते हैं। अच्छा, चलिए
तो यहाँ से हम बताते हैं क्या आया था, ds बाई डी एक्स इक्वल आया था c d2y बाई dx2, है ना, ये आया था। और ds बाई ds इसके जस्ट पहले बताया गया था, क्या आया था, ds बाई ds क्या था, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और यहाँ c d2y बाई dx2, ठीक है ना। अब इसको हमको प्रूफ मतलब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करना, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग की सर पढ़ाए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनेगा, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट dy बाई dx को हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए v मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आपकी जो इच्छा करे वो मान लीजिए, ठीक है ना। dy बाई dx को हमने क्या मान लिया, v। तो d2y बाई dx2 यहाँ से क्या आएगा, dv बाई dx होगा, ठीक है ना। पुटिंग दीज वैल्यूज इन above इक्वेशन। above इक्वेशन मीन्स 1 लिख दीजिए, इसको लिखना हो तो 1 लिख दीजिए। above इक्वेशन वी है, क्या बनेगा बताइए, d2y बाई dx2 dv बाई dx dy बाई dx v है, ये बन गया। और यहाँ से c, और ये क्या होगा, dv बाई dx, ठीक है ना। अब यहाँ से अब तो आपको दिख ही गया होगा कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला ही टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या लिखेंगे, विच इज वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप बताया करिए, ठीक है ना, कोई चीज़ हो। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं dv अपान अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और c है, ये इधर चला जाएगा, और यहाँ से लगा दे, नहीं तो फिर जहाँ लगाइए, यहाँ से dx लगा देते हैं, यहाँ पर c कहाँ पर होगा पहले बताइए, c होगा dv के पास, dv के पास, और इधर आएगा तो क्या होगा, 1/c हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल है, आपको समझ में आ गया। dv अपान a मैंने किया, और ये जो c है इधर ले आया हूँ, तो 1/c ds हो गया। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो क्या किया गया पता चला, dv की तरफ v का फंक्शन कर, v की तरफ dv है तो v का फंक्शन ले गया, और ds इधर लाया हो, ये तो c कांस्टेंट है, चाहे आप इधर लिखिए, इधर लिखेंगे तो c होगा, और इधर लिखेंगे तो 1/c होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बनेगा, इसका होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v इक्वल क्या आएगा, 1/c x प्लस सम कांस्टेंट a। ये क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या कहेंगे इसे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये आप लोग को ये दिक्कत हुई होगी कि ये सर कहाँ से आ गया। देखिए, इसका हम आप लोगों को एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन। तो वहाँ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा और हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो हम उसको एक लेक्चर बनाएंगे, जो उसमें हम आपको सारे डेरिवेशन, जैसे आप लोगों से पूछा जाए साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, ये सब चीज़ें, और कास इनवर्स या कुछ भी हो, कास हाइपरबोलिक c प्लस कास हाइपरबोलिक d, इसका फार्मूला क्या होगा, ये सब आपको हम बताएंगे। एक लेक्चर उसका हम लेंगे जिसमें हम हाइपरबोलिक फंक्शन के सारे टॉपिक जितना है हम बता देंगे, और वहाँ पर ये भी समझा देंगे कि इंटीग्रेशन उसका कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम एक लेक्चर उसका लेंगे, तो आप लोग परेशान न होइए। अभी के लिए आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिए, 1/√1 प्लस वी स्क्वायर का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v होगा, ठीक है ना। तो इसको अभी के लिए याद कर लीजिए,
हम बाद में एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन का सारा हम बता देंगे, ठीक है ना। तो बस अभी इतना तैयार कर लीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन का यूज करना पड़ता है। किसका? इनिशियल कंडीशन। तो जो पिछला वाले लेक्चर में जो बनाया गया था कैटेनरी का फोटो, क्या बनाया गया था? ए और बी कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, याद करिएगा, ये सब बता चुका हूँ, ये था, याद करिए ये। तो इसको भी आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ए और बी मान लो कोई पॉइंट था और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या लिया था हमने, यहाँ पी ले लिया था और यहाँ पर हमने क्या लिया था? वर्टेक्स से। ये क्या है? वर्टेक्स है। और यहाँ पर टेंजेंट टी बना दिया गया था, यहाँ पर टेंशन टी बनाया था, बस हो गया, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा था? साई एंगल बना रहा था। इतना आप बना लीजिएगा वहाँ पर, जब अगर डेरिवेशन आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। पहली बात तो एक ट्रिक बता देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जितना यहाँ से आएगा लगभग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू लगभग 0 आती है 90% क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इनिशियल कंडीशन का यूज करके हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। कोई फास्ट नहीं बोल रहे हैं, अगर फास्ट बोल रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो चलिए वी चूजिंग वाई एक्सिस टू बी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स। हमने क्या किया? हमने इस तरह वाई एक्सिस को चूज किया, वाई एक्सिस को चूज किया वर्टिकल, जो किससे पास हो रहा? वर्टेक्स से पास हो रहा हो। तो यहाँ देखिए किससे पास हो रहा है? वर्टेक्स से। ये स्टाइल है, स्टाइल मतलब एक तरीका है, हाँ, कि ऐसे ही इसको डेरिवेशन किया गया। देखिए चाहे हम डेरिवेशन करें, चाहे अगला पर्सन कोई डेरिवेशन करे, चाहे बुक में डेरिवेशन करे, तो आपको यही चीज़ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब क्या बताएं हम ही जनरेट कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। हम भी बुक्स में पढ़े हैं, आप भी बुक में पढ़े हैं, आपको भी हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी कोई पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमने क्या किया? हमने इस तरह वाई एक्सिस को चूज किया जो वर्टेक्स से पास हो रहा है वर्टिकली, ठीक है ना। यहाँ चलिए अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए व्हेन एट इनिशियल कंडीशन ले रहा हूं, एट इनिशियल कंडीशन व्हेन v इक्वल 0। ये v कौन सा था पता है ना? याद करिए, ये v था dv बाई dx को हमने dy बाई dx को हमने v माना था। याद करिए dy बाई dx को हमने क्या माना था? v। dy बाई dx को हमने माना था v, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अगर v 0 ले लिए, जब v 0 हो जाएगा तो dy बाई dx भी 0 हो जाएगा, dy बाई dx 0 होगा। और dy बाई dx जब 0 होगा तो यहां से tan साई 0 हो जाएगा। नहीं समझे? हमने v को 0 लिया, आप पूछ रहे होंगे सर v को क्यों 0 लिए? भाई इनिशियल कंडीशन यूज कर रहा हूं। अगर v को 0 करते हैं, देखो क्या मिलता है। v को मैंने 0 किया तो dy बाई dx 0 हुआ, dy बाई dx 0 हुआ तो dy बाई dx को tan साई कहते हैं, tan साई 0 हुआ। और tan साई 0 हुआ तो यहाँ से साई 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देन वी हैव साई इक्वल 0, साई इक्वल 0। कोई दिक्कत है? अच्छा,
तो यहाँ से साई इक्वल 0, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, साई इक्वल 0 हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, साई एंगल है, ये क्या है, साई। थोड़ा सा समझाते हैं आपको जिससे कोई दिक्कत ना होने पाए, तो यहाँ समझा देते हैं अलग से। यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉमन कैटेगरी है। अब देखिएगा, अब बात को यहाँ समझिए, ये क्या है, ये कितना बन रहा है, साई एंगल बन रहा है। ये भी क्या होगा, अगर यहाँ कोई पॉइंट होता तो यहाँ पर जब टेंजेंट बनाते तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साई हो जाता। यहाँ करते तो ये भी क्या होता है, साई हो जाता। लेकिन जब यहाँ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली बन जाएगा, जस्ट इसके पैरेलल। जस्ट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी हमने इसको एक्स एक्सिस नहीं बोला, हमने सिर्फ बोला हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए ये यहाँ पर जब टेंजेंट आएगा, याद करिए पिछले वीडियो में भी बताया गया था, जब यहाँ पर टेंजेंट आएगा तो यहाँ पर टेंजेंट जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर साई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर साई क्या होगा, 0 हो जाएगा। इनके बीच पैरेलल लाइन हो जाएगी, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साई जब 0 हो जाएगा, जब साई क्या होगा, 0 हो गया, तो ये वर्टेक्स पर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने लगेगी। अब बात को समझिए, जब यहाँ पर साई 0 हो गया, अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ रहा ना, साई 0 क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक है ना। चलिए ये तो आ गया हो। जब यहाँ साई 0 हुआ तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जब साई 0 हुआ तो इस पॉइंट पर जो हमारा एक्स क्वाड्रेंट होगा, कौन सा, एक्स क्वाड्रेंट, तो वाई एक्सिस पर जो एक्स क्वाड्रेंट होते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। एक्स क्वाड्रेंट क्या होगा, वाई एक्सिस पर हर पॉइंट जो एक्स का होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो 10 यहाँ से एक्स इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल 0 और यहाँ पर v इक्वल 0, ठीक है ना। तो x इक्वल 0, v इक्वल 0, इनको यहाँ रख दीजिए। इसको 1 मान लिया क्योंकि 1 वहाँ नहीं माने थे। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, तो आइए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या बना था, मिटा दिए हैं। ये बना था साई इक्वल 0 हो गया था, 1 में रखना था, 1 मान लिए थे। तो ये आया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 इक्वल x/c, x क्या था, 0 आ गया था, 0/c प्लस सम कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू बाद में हम आपको बताएंगे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन में हम सब मेंशन कर देंगे। यहाँ से 0 प्लस a, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल 0 हो गया। देयरफॉर we have sin hyperbolic इनवर्स v इक्वल x/c प्लस a क्या है, 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा v इक्वल साइन हाइपरबोलिक x/c। अब ये भी चीज़ नोट कर लीजिए, ये भी यूज करेंगे आगे। तो v इक्वल क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x/c, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं v, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना।
तो चलिए यहाँ तक हमने बता दिया है कि v इक्वल साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। अब v की जगह पर हमने क्या माना था, हमने याद करिए पिछला हमने बताया था v की जगह पर हमने कहा था कि वहाँ हमने v को पुट किया था dy बाई डी एक्स, हमने लिख किया था, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमने v को हमने क्या माना था, dy बाई डी एक्स माना था, याद करिए हमने लेट किया था जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया गया था इसमें। तो dy बाई डी एक्स को हमने क्या माना, v। तो यहाँ से v को वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये अगेन वेरिएबल सेपरेबल हो गया, विच इज वेरिएबल सेपरेबल। विच इज वेरिएबल सेपरेबल। अब यहाँ देखिए जब वेरिएबल सेपरेबल है टी बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y। देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन अब उतना ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ। जैसे कोई पूछे साइन 3x का बताइए डिफ्रेंसिएशन, तो आप क्या बताते हैं, चेन रूल लगाते हो तो क्या होता है cos 3x इंटू क्या होता है 3, क्योंकि 3x को t मान लेते हैं। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है। अब पता नहीं, लगभग मुझे लगता है कि सारे बच्चे जानते होंगे साइन 3x का, cos 3x का, है ना। डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ पता होगा। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। अगर इंटीग्रेशन बताना होता तो क्या हो जाता है इसका माइनस, देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर होता है साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको बताया गया होगा cos 3x अपान 3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस में हो जाता है। ये सब चीज़ें हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x अपान 3, क्यों, क्योंकि 3x को t मान लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा डिफ्रेंसिएशन होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन 3x का क्या होगा, 3x को t मान लेंगे तो साइन t का माइनस cos t होता है। याद करिए साइन t क्या होता है, माइनस cos t होता है। cos t क्या होता है, साइन t होता है। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाए। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ ना एक लेक्चर लेंगे तो उसमें बताएंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, और कॉस का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो भी पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ये सब 12th में पढ़ लिया गया होगा, ठीक है ना। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जब बताएंगे तो उससे हम बताएंगे, आगे हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्स बाई सी को t मान लेंगे, एक्स बाई सी जब t मानेंगे तो डी एक्स इक्वल क्या होगा, सी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा c cos हाइपरबोलिक x बाई सी प्लस सम कांस्टेंट b। ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो उसको याद कर लीजिए, क्या बताया जाए भाई। हाइपरबोलिक फंक्शन स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को जब पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो कुछ अगर दिक्कत होती है तो उनको हम अलग से बता देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। वैसे हम सबको एक साथ बता देते हैं, जैसे कि दिक्कत ना हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ इतना पता होना चाहिए, वाई प्लस सी cos हाइपरबोलिक x बाई सी प्लस बी, ये कैसे आया इसको हम अलग से बता देंगे, अभी जान लीजिए इतना, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो इसको बताइए, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमने वाई एक्सिस की बात किया है और हमने एक्स एक्सिस इसे हॉरिजॉन्टल कहा है, इसे क्या कहा है, हॉरिजॉन्टल कहा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा तरीका देखिए। अब हमें इनिशियल कंडीशन यूज करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू b है, b की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन होगा वो किसके बीच होगा,
एक्स और वाई, क्योंकि सी पैरामीटर है और बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। अब देखिए यहाँ वाई एक्सिस तो बन गया है, हमें एक्स एक्सिस करना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूजिंग एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। चूजिंग एक्स एक्सिस एट अ डेप्थ सी बिलो वर्टेक्स। इसका मतलब समझते हैं क्या किया हमने, एक्स एक्सिस को चूज किया एट अ डेप्थ सी बिलो वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से हमने सी डिस्टेंस हमने क्या किया, एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस बना लिया। हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। ये जो सी, वही सी पैरामीटर, ठीक है ना, ये होगा। हमने क्या किया, हमने किया कि वर्टेक्स से नीचे एक्स एक्सिस चूज किया और कितनी दूरी पर चूज किया, सी डिस्टेंस पर चूज किया, ठीक है ना। तो चूजिंग एक्स एक्सिस एट अ डेप्थ सी बिलो वर्टेक्स, दस वी हैव। अब यहाँ देखिए, जब हमने एक्स एक्सिस चूज किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये सी डिस्टेंस है, तो ये देखिए यहाँ से, और ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है। जब वाई एक्सिस पर पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो अगर हम इस पॉइंट पर बात करें एट द वर्टेक्स पर, तो एट द वर्टेक्स पर अगर हम बात करें तो यहाँ से x इक्वल क्या होगा 0 और y इक्वल क्या होगा c। मतलब यहाँ अगर हम पूछें पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, c आएगा। x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर c। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो ये कितना दूरी पर है, c डिस्टेंस वर्टिकली है, तो 0, c हो जाएगा। तो x 0 y c, यही हमारा इनिशियल कंडीशन है, ठीक है ना। ये क्या है, इनिशियल कंडीशन। क्योंकि हमें x और y के बीच में रिलेशन लाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है और आप लोग को इसमें ज़्यादा परेशान होना नहीं है। इसमें क्या बताएं कि बहुत ही डिफिकल्ट डेरिवेशन है, बस इसी में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी कोई भी डेरिवेशन 3-3 लाइन 2-2 लाइन का है। अच्छा, x इक्वल 0 y इक्वल 0, जब y इक्वल 0 करेंगे और x इक्वल जब 0 करेंगे यहाँ पर, तो ये y 0 और क्या होगा c cos हाइपरबोलिक 0/c प्लस b। आप लोग को फिर वही हाइपरबोलिक फंक्शन में ही बता देंगे। उस समय cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos हाइपरबोलिक 0 की भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे x इक्वल 0, सॉरी x इक्वल 0, y इक्वल क्या है, यहाँ पर c है, y इक्वल क्या है c, y इक्वल क्या है c, y c है, y क्या है c। यहाँ cos हाइपरबोलिक 0, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ क्या आएगा c इक्वल c प्लस b, c से c कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर वी है क्या बनेगा, y इक्वल c cos हाइपरबोलिक x/c। यही हमारा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन आप कॉमन करते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज, बहुत ही इजी है, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। दिस इक्वेशन इज नोन एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन क्राइटेरिया। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, आज यहीं तक बता दें कि आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो 40 मिनट में हो जाएगा वो सब डेरिवेशन। आज यहीं तक बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये बताते हैं और थोड़ा सा, चलिए ठीक है, आज का यहीं तक
नेक्स्ट टर्न पर हम मिलेंगे। और आपकी देखिए, आपकी जो टर्न मिलेगा, स्टैटिक्स में जितना आपका कॉन्सेप्ट है, जितना डेरिवेशन है, हम कंप्लीट कर देंगे। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो भी आपको फार्मूला यूज़ करना है एक्सरसाइज में, उसको हम बता देंगे। आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो इसलिए इतना ही आज बताएंगे। इसको बढ़िया से आप कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी और इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी बढ़िया से इसको सीख लीजिए। और सीखने के बाद अब जो डेरिवेशन बताएंगे वो मात्र 5-5 मिनट का है, 10-10 मिनट का, 5 मिनट का ही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि हम एक्सरसाइज पर शुरू कर देंगे। पहली बात तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टैटिक्स का बुक ले लीजिए RS वर्मा, जिससे कि हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के सुना देंगे, समझा देंगे, उसके बाद सोल्यूशन उसका बताएंगे। ठीक है ना? चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।